नमस्कार बच्चों। मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो बच्चों, आपने पहले कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपने पढ़ लिया है। देन उसके बाद आपने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। फिर आपने थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ चैप्टर में आपने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा और पांचवा चैप्टर जो आज है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। बेटा, इंडिया में यानी कि भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सर्वप्रथम टॉपिक्स कवर इन दिस चैप्टर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करते हैं। फिजिकल कैपिटल के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि जो हमारी समस्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में, भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या महत्व है, क्या रोल है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर यानी कि भारत में जो शिक्षा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और अंत में इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या महत्व है शिक्षा का, क्या महत्व और क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास से संबंधित क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और कॉन्सेप्ट और सोर्सेज क्या क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने के। तो इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जान लेते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक यहां पर बच्चों आ जाते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू अ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन ह्यूमन बीइंग in an economy and particular point of time. It is a sum of total of skills and expertise. तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है जिसके अंतर्गत किसी भी एक इंसान में, ठीक है, एक इंसान में एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में उसके अंतर्गत नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज कितनी है उसको मेजर करा जाता है। उसे हम यहां पर क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। यानी कि एक इंसान के अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक नेशंस के ऊपर या एक इकोनॉमी के अंतर्गत एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में कितनी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज थी इंसानों के अंदर, तो उसको यहां पे कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए देखिए नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, यानी कि ये किस चीज का टोटल है? स्किल और एक्सपर्टीज का टोटल है। यानी कि इंसानों के अंदर कितनी नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज है किसी देश या किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड एडिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु विल स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी। देखो, किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत किसी भी वहां पे जो लोग होते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है उसके अंतर्गत लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ह्यूमन कैपिटल भी वैसा ही है, जो इंसानों के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इंसानों के अंदर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन यानी कि उसे कैसे बनाया जाता है, इंक्रीज करा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बोला गया है यह एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर लोगों में स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस के द्वारा देश के आर्थिक विकास को बढ़ाया जाता है। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था में लोगों के अंतर्गत उनकी स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को
इंक्रीज करने को ही हम यहां पर बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फिजिकल कैपिटल। इट रेफर्स टू द ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, प्रोडक्शन प्लांट्स, लैंड एंड एक्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, जैसे कि आपने क्लास 9th में भी ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल एक छोटे से रूप में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर फिजिकल कैपिटल थोड़ा सा ब्रॉड रूप में पूरा चैप्टर हम यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल कैसे कहते हैं? कोई से भी रॉ मटेरियल इनपुट्स जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं, रॉ मटेरियल हो गए, लैंड हो गए, लेबर हो गई या मशीनरी हो गई, ये सारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इंसान को किस में मेजर करा जाता है? यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के रूप में। ठीक है, क्योंकि इंसान एक इंसान के अंदर नॉलेज होती है, स्किल्स होती है और एक्सपर्टीज होती है, जिस कारण वो कंपनी में एक अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले करता है। तो ठीक उसी तरीके से फिजिकल कैपिटल क्या है? वो सारे इनपुट्स जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आते हैं या आवश्यक होते हैं, उन सभी को फिजिकल कैपिटल बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है, मशीन्स और प्रोडक्शन प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़ी मशीनरी होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। और लैंड्स को भी, यानी कि किसी जगह को किसी काम को करने के लिए अगर लैंड की जरूरत है तो वो भी फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आता है। समझ में आया बच्चों? फिजिकल कैपिटल टेंजेबल होता है, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। क्यों महसूस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज हर एक इंसान में एक इकोनॉमी के अंतर्गत रखी जाती है और तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिजिकल कैपिटल, ऑल दोज इनपुट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे इनपुट्स को किसके अंतर्गत कहा जाता है? फिजिकल कैपिटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो फिजिकल कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल कैसे बोला जाता है? ह्यूमन कैपिटल it refers to the knowledge, skill and expertise of a human being in an economy at the particular point of time। ठीक है, या तो सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमी में एक इंसान के अंदर नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज को ही ह्यूमन कैपिटल बोला गया है। क्लियर? अब आ जाते हैं फाइनेंशियल कैपिटल की तरफ। इट रेफर्स टू द स्टॉक एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनीज एंड दीज आर सिंपल फाइनेंशियल क्लेम अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों, फाइनेंशियल कैपिटल, इससे तो आप सभी जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उन सारे पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो अपने शेयर्स को किसको बेच देती है? अपने लोगों को बेच देती है, जिसके थ्रू उन्हें पैसा मिल जाता है, या अपने स्टॉक्स को अपने मार्केट में उतार देती है, जिसके अगेंस्ट उन्हें पैसा मिल जाता है। ठीक है, दीज आर द सिंपल फाइनेंशियल क्लेम अगेन एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं, तो उसके अगेंस्ट वो लोग जिन्होंने स्टॉक और शेयर परचेज करे हैं, वो फाइनेंशियली क्लेम कर सकते हैं। तो कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है, वो अपना पैसा नहीं लगाती, वो लोगों से पैसा लेती है। किसके रूप में? किसको देकर? अपने स्टॉक्स और शेयर्स को देके। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये था फाइनेंशियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आपके समझ में आ गया, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल कैपिटल। इट रेफर्स टू ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, प्रोडक्शन प्लांट एंड लैंड्स। क्लियर हो गया बच्चों? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों, क्या क्या ह्यूमन सोर्सेस कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत सोर्सेस को रखा जाता है? क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जाता है या ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करा जाता है? ठीक है, तो लोगों के अंदर ह्यूमन कैपिटल कैसे इंक्रीज करा जाता है? देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पहला सोर्स है। क्या? एक्सपेंडिचर। जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे अपने एजुकेशन के क्षेत्र पे, लोगों को जितनी ज्यादा शिक्षा मिलेगी, उससे ज्यादा उतनी उनकी स्किल्स और एजुकेशन और क्या बढ़ेगी? उनकी एक्सपर्टीज और नॉलेज बढ़ेगी। क्लियर? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्यों करा जाता है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इसलिए करा जाता है कि किसी इंसान को जितनी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उससे वो ये होगा, जितनी ज्यादा स्वच्छता मिलेगी, जितनी ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा,
हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उससे ये होगा कि वो इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इंसान के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है यहाँ बच्चों इंटर्नशिप कराना, लोगों को जॉब के लिए ट्रेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा किसी कंपनीज में लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके थ्रू वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स यानी कि जो हमारे एडल्ट्स होते हैं उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिससे कि उनको प्रैक्टिकली नॉलेज हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये था पॉइंट। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि इंसान में जब नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल हो जाती है तो वो बेहतर सैलरी के लिए दूसरी जगह माइग्रेट करने लग जाता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोजगार के लिए कहाँ मूव करते हैं? शहरों की तरफ मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ज्यादा अच्छी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ जो होती है उनकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज हो जाता है। इस कारण वो लोग माइग्रेट करते हैं। जितना ज्यादा माइग्रेट करेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन पैदा होगा, और कंपटीशन जितना ज्यादा पैदा होगा उससे ज्यादा उन्हें ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट करने पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो बच्चों आपने देखा होगा कि बड़ी जो लोग होते हैं जब एक जगह से वो ये जानकारी जुटाते रहते हैं, अपना खर्चा करते रहते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से पता लगाती रहती है कि जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। किस चीज के रिगार्डिंग? कि सैलरी किसी कंपनी में कहाँ ज्यादा मिल रही है, कहाँ कहाँ चीजें सस्ती मिल रही है, कहाँ उन्हें फैसिलिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने का मतलब है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए और लोगों में एक्सपर्टीज को पैदा किया जाए, नॉलेज को पैदा किया जाए, स्किल्स को पैदा किया जाए। तो इसके कारण क्या होता है, जब इन लोगों में ये सारी चीजें इंक्रीज करनी होती हैं तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन करना होता है और इंसान को भी एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन करना होता है, यानी कि खर्चा करना पड़ता है सूचनाओं के लिए। जितना ज्यादा सूचनाएं सरकार के पास होगी उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम फेसिंग बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो बच्चों अब पॉइंट आता है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं? ठीक है, पहला है राइजिंग पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पहली समस्या आती है राइजिंग पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि रोजगार उतने नहीं बढ़ रहे हैं। जहां हम 4 को तैयार करते हैं वहां पर 4,000 लोग आ जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास वैकेंसी 400 लोगों की है तो वहां 4,000 लोगों को और आ जाते हैं जिन्हें हमें तैयार करना है जॉब के लिए। ठीक है, समझ में आई? पॉपुलेशन राइज हो रही है। हर साल पॉपुलेशन राइज होने के कारण क्या होता है, पहले जरूरत थी हमें 400 लोगों की, लेकिन क्या हुआ, हम 400 लोगों को तैयार कर, जितने टाइम में हमने 400 लोगों को तैयार करा उन्होंने जॉब ली। इतने दिनों, इतने टाइम पीरियड में कितने आ गए? 4,000 और आ गए जिनको जॉब के लिए चाहिए। समझ में आया? तो राइजिंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सेकंड है ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब बच्चों यहाँ पर दिमाग खराब होना है। दिमाग खराब होने से मतलब यही नहीं कि इंसान का दिमाग इधर उधर की चीजों में लग गया। यहाँ पे ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को उतनी सैलरी नहीं मिल पाती। जैसा कि आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छी सैलरी के लिए वो क्या करते हैं, अपने देश में ना रह के दूसरे देशों में चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में सरकारी नौकरियों में आपने देखा होगा, या तो इंसान क्या करता है, देखो एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा या फिर कोई अदर बैकग्राउंड का बच्चा
ये सोचता है कि जैसे वो सीए या सीएस करेगा, ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड के 98% 100 में से 2 बच्चे ही ऐसे हैं जो सोचेंगे सीए सीएस करेंगे। बाकी कहाँ गए? बाकी बच्चे जो सोचेंगे 98 बच्चे वो ये सोचते हैं कि हम सरकारी जॉब की तरफ जाएं। सरकारी जॉब का मतलब यहाँ पे ये नहीं है हम सरकारी जॉब की बुराई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मतलब है कि सरकारी जॉब वाला बच्चा क्या सोचता है कि हमें बस सरकारी जॉब मिल जाए, हम और एक्सप्लोर ना करें, हमें बस अच्छी सैलरी मिल जाए। लेकिन ब्रेन ड्रेन से मतलब क्या है? जहां इंसान को ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है वो वहां की तरफ मूव होता है। उसी तरीके से हमारे देश में क्या है, लोग क्या करते हैं, जो जितना भी पैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पे, वो क्या होता है, लोग यहाँ एजुकेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन उतने अच्छे रिसोर्सेज यानी कि उतनी अच्छी सैलरी ना मिलने पे, उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना मिलने के कारण, उतनी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड ना होने के कारण वो क्या करते हैं, दूसरे देशों की तरफ मूव कर जाते हैं जहां उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो यही कारण है हमारे देश में दूसरा ब्रेन ड्रेन, जिस कारण हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? थर्ड पॉइंट है इनसफिशिएंट मैन पावर एंड जॉब ट्रेनिंग। तो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, भारत देश में जितनी भी मैन पावर प्लानिंग की जाती है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि जितने लोगों को तैयार किया जाता है उतना उनके लिए काफी नहीं होता। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जॉब ट्रेनिंग कम दी जाती है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की बात करें तो उन्हें उतना अच्छे से तैयार नहीं किया जाता इन कंपैरिजन टू अच्छे कॉलेजेस। अगर अच्छे कॉलेजेस की बात करेंगे तो वो आपको किस चीज में तैयार कराएंगे? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में तैयार कराएंगे। लेकिन इंडिया में मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो क्या देते हैं आपको? थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल कॉलेज से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल गई, लेकिन वो एक्चुअल में जब वर्क पे जाते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं होती हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग और जॉब ट्रेनिंग यहां पर है, जिस कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पाती और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। ये मैं आपको समझा चुका हूं अभी। भारत में जो शिक्षा का स्तर है बहुत निचला है। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भारत में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगहों पर, मतलब दूसरे देशों में जहां पर उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी चीजें मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत आ जाती है। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में भारत में समस्याएं आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो बच्चों ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया किस तरीके से हुआ, किस तरीके से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, उसके बारे में बताते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बारे में, इनसे आपको पता लग जाएगा कि भारत में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या विकास हुए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास किए गए हैं। ठीक है। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी कि लोकल जनरल एजुकेशन का विकास किया गया है। प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाया गया है, सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाया गया है, हायर एजुकेशन को बढ़ाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वोकनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि कॉलेजेस में सेकेंडरी एजुकेशन को भी रखा जाए, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स को, छोटे छोटे कोर्सेज को रखा जाए जिससे कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्रिएट हो सके, लोगों में अपॉर्चुनिटी पैदा हो सके जिससे कि वो स्किल्स को प्राप्त कर सकें। ठीक है। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, भारत में क्या करना चाहिए, टेक्निकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि लोगों में जागरूकता है और जॉब ओरिएंट हो सके। फिर है रूरल एजुकेशन, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन का विकास करना चाहिए। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, वयस्क और फीमेल यानी कि महिलाओं की शिक्षा का विकास करना चाहिए। विकास किस तरीके से हुआ ये आप डीपली अभी आगे पढ़ेंगे। टोटली लिटरेसी कैंपेन चलाना चाहिए, यानी कि सभी को लिटरेसी देने के, यानी कि शिक्षित करने के लिए कैंपेन चलाए गए। किस तरीके से चलाए गए ये सारी चीजें अभी आप आगे इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ये अभी छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है कि किस किस क्षेत्रों में विकास किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर एजुकेशन में,
वोकलाइजेशन करा गया है सेकेंडरी एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, मेडिकल एजुकेशन दी जा रही है, एग्रीकल्चर से एजुकेशन दी जा रही है, रूरल एजुकेशन दिया जा रहा है, फीमेल एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जा रहा है, टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सेक्टर्स में यहाँ भारत में शिक्षा में विकास किए गए। चलिए बढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम की ओर। इट इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल। तो बच्चों, साफ साफ बोला गया, जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट रखा गया था नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। तो नॉलेज कहां से आएगी? शिक्षा से आएगी। ठीक है, यानी कि एजुकेशन से आएगी। तो एजुकेशन का जब विकास होगा तभी आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे बोला गया है इट एम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग स्पेशली इन द स्कूल एंड कॉलेजेस टू इंप्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी देश की इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और यह एक इस प्रकार, एजुकेशन एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, टीचिंग भी करी जाती है और लर्निंग भी करी जाती है, स्पेशली किस जगहों पर? स्कूल्स और कॉलेजेस में, जिससे कि क्या हो, लोगों के अंदर यानी कि ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत नॉलेज और डेवलपमेंट को, नॉलेज और स्किल्स को क्या करा जाए? डेवलप किया जाए। समझ में आया बच्चों? ये था एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री विच अलॉन्ग विद द कंट्री फैक्ट्स मेक्स एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रपोजिशन इन इंडिया। तो बच्चों, भारत में आपने देखा होगा भारत का जो शिक्षा तंत्र है बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है, और जिसके कारण भारत में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो हम अभी आगे डीपली पढ़ेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्यों हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, क्या क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के। ठीक है, एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा से अच्छे सभ्य लोग बनाए जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करे जाते हैं। इसके बाद आता है एजुकेशन फैसिलिटेट्स यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। यानी कि एजुकेशन क्या करता है, जो देश में उपलब्ध साधन हैं उनका पर्याप्त यूज करने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शिक्षा के द्वारा ही हम विज्ञान और तकनीकी विकास कर सकते हैं। एक्सपेंड मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। लोगों के दिमागी विकास को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि दिमाग यानी कि दिमागों के नजरिए को, उनके दिमागी नजरिए को, यानी कि उनके नजरिए को, जो देखने का नजरिया है उसको बढ़ाया जा सकता है। उनके अंदर स्किल्स पैदा करी जा सकती है, इनोवेटिव आइडियाज पैदा करे जा सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। जाहिर सी बात है, किसी इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड और उनका सांस्कृतिक यानी कि जीवन का स्तर अगर बढ़ाना है तो शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली है, इंसान का जब एजुकेशन बढ़ेगा तो उसकी ह्यूमन की पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि उसका रख रखाव, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके रहने का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, यानी कि पहले से अच्छा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के महत्व और शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं बच्चों भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में। तो बच्चों, जैसे शिक्षा का विकास किया गया उसी तरीके से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। हमारे देश में सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में अशिक्षित लोग पाए जाते हैं जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोला गया है
कि भारत में अपर्याप्त रूप से क्या नहीं है, वोकेशनल कोर्सेज की समस्या है, यानी कि छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज को नहीं चलाया गया है, यानी कि लोगों में स्किल्स पैदा करने के लिए छोटे छोटे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके पर्याप्त साधन नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर बायस, यानी कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विकास करने में सबसे बड़ी दिक्कत है जेंडर बायस, यानी कि उनके अंतर्गत ये बोला जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो भेदभाव किया जाता है, जेंडर्स का भेदभाव। जैसे कि आप समझते हैं ये पुरुष है, ये महिलाएं हैं, पुरुषों को शिक्षाएं लेनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षाएं नहीं लेनी चाहिए, ये एक जेंडर बायस रखा गया है, हमारे देश में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है आपका लो रूरल एक्सेस लेवल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही कम पाया जाता है। प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण से वो बहुत महंगी हो गई है और लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने के कारण, फीस बहुत ज्यादा होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग पैसे पे नहीं कर पाते और अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समझ में आया बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट स्कूल्स पाए जाते हैं जहां पर उतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सबसे बड़ी समस्या है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो उसका स्तर वो जो है जीडीपी की संख्या में बहुत कम है, यानी कि जितनी देश में हमारे जीडीपी उत्पन्न होती है उसका शिक्षा पे सरकार बहुत कम खर्च करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बात राइट टू एजुकेशन, आरटी बच्चों आप सभी ने सुना होगा आरटी के बारे में। यहाँ है इन द ईयर ऑफ 2012 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट एन एक्ट कॉल्ड आरटी, राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चों यहाँ पे बोला गया 2012 में भारत सरकार ने एक एक्ट लागू करा था राइट टू एजुकेशन, जिसमें कहा गया था इट प्रोमिसेस एजुकेशन टू ऑल, यानी कि इसमें सभी को शिक्षा मिलनी थी। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार था। इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर टू राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी कि इस एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2012 के अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार दिया गया था। समझ में आया बच्चों? ये भारतीय गवर्नमेंट 2012 में इस एक्ट को लाई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या सोर्सेस हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के और क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जस्ट एज अ कंट्री can turn physical resources like land into physical capital like factory, similarly it can also turn human resources like student into engineer and doctors। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी खाली लैंड में फिजिकल रिसोर्सेज के होने के कारण या उनको लगा देने के कारण उन्हें एक फैक्ट्रीज के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट को, एक किसी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेस को, यानी कि स्टूडेंट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में, देयर बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके और उत्पादन क्षमता बढ़ सके। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एम्स दैट कन्वर्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन एसेट्स। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एम्स होता है, यानी कि उद्देश्य है ह्यूमन कैपिटल का, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक एम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट करना है ह्यूमन एसेट्स, यानी कि इंसानी संपत्ति के रूप में, यानी कि इंसान को एक संपत्ति के रूप में कन्वर्ट करना ही ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एम है। समझ में आया? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। अब बच्चों यहाँ से ये चैप्टर आपका डीपली स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने अभी तक पॉइंट्स पढ़ाए थे उन सारे पॉइंट्स को हम डीपली और ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, education and knowledge in a nation at the point of time, a particular time of period। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं एक ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है स्किल, एक नेशन के अंदर स्किल, एक्सपर्टीज, एबिलिटी, एजुकेशन और नॉलेज का एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? ह्यूमन कैपिटल। जैसा कि मैंने बताया किसी देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल एक तरीके का स्टॉक है जहां पर स्किल, एबिलिटी और एक्सपर्टीज एंड एजुकेशन एंड नॉलेज पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल कैपिटल। ऑल इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन सच एज मशीन, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। ऐसी कोई भी चीज जो लैंड को या किसी भी चीज को कन्वर्ट करे, प्रोडक्शन में हमें जरूरत पड़े जिन चीजों की, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। जैसे मशीनरी की जरूरत पड़ती है, टूल्स की जरूरत पड़ती है, इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, ये सब किसको क्या कहलाते हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो बच्चों जैसा मैंने बताया था, फिजिकल कैपिटल नेचर क्या है, बेसिस, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल साथ के साथ बताते चले जाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। फिजिकल कैपिटल, इट इज अ टेंजिबल, कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। ठीक है, यानी कि फिजिकल कैपिटल को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे इजीली मार्केट में सोल्ड किया जा सकता है, जैसे कोई भी कमोडिटी को मार्केट में हम सेल करते हैं, किसी भी चीज को हम मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम सोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनर्स के साथ रहती है, उसकी बॉडी होती है। ठीक है, यानी कि एक इंसान जो है उसके अंदर होती है। ठीक है, इसीलिए यह एक तरीके की इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है इंसान की। ये इसकी सर्विस खाली सोल्ड करी जाती है। ठीक है, इसे खुद सोल्ड नहीं किया जाता। समझ गया? समझ में आया होगा आपके कि इस चीज को, ह्यूमन कैपिटल को हम सोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसान के अंदर ही पाई जाती है, यानी कि अंदर ही होती है, क्योंकि उनमें आपने स्किल, एबिलिटीज और एजुकेशन और नॉलेज एक इंसान के अंतर्गत होती है, उसके माइंड में होती है। वो खुद उस चीज का स्वामी होता है, तो उसे मार्केट में बेच नहीं सकते, वो एक खाली अपनी सर्विसेज को सोल्ड कर सकता है। समझ में आया बच्चों? अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। फिजिकल कैपिटल जो है हमारी सेपरेबल है किससे? अपने ऑनर से, यानी कि वो ओनर से रिलेटेड नहीं होती, ओनर उसका चेंज हो सकता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल ओनर से रिलेटेड होता है, क्योंकि ओनर के अंदर होती है वो, तो वो सेपरेट नहीं हो सकती ओनर से। समझ में आया बात? क्योंकि वो इंसान के अंदर होती है, इसलिए उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी। इट इज फिजिकल कैपिटल, it is completely mobile between countries except some artificial trade and restrictions। तो आपने देखा होगा हाँ, आपने देखा इट इज कंप्लीटली मोबाइल एंड बिटवीन मोबाइल बिटवीन कंट्री एक्सेप्ट सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। आपने देखा होगा फिजिकल कैपिटल आसानी से मूव की जा सकती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, प्लांट्स को हम ले जा सकते हैं, टूल्स को ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी होती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल, it is not perfectly mobile between the country as the movement is restricted by nationality and culture। किसी देश की ह्यूमन कैपिटल को आसानी से मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डिपेंड करती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है नेशनैलिटी और वहाँ की संस्कृति के ऊपर। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉर्मेशन। इट कैन बी बिल्ट एवर थ्रू इम्पोर्ट्स। फिजिकल कैपिटल क्या हो सकती है? बिल्ड करी जा सकती है किसके थ्रू? इम्पोर्ट्स, यानी कि आयातों के द्वारा। ठीक है, आयात कर सकते हैं, मशीनों को यहाँ ला सकते हैं, टेक्निक्स को यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर प्लांट्स को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये मोबाइल भी है और फॉर्मेशन भी किया जा सकता है इसका। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें, इट इज टू बी डन थ्रू कंसाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि ये पॉसिबल तो है कि हम उसे उसको फॉर्मेशन कर सकें, लेकिन कैसे तरीके से फॉर्मेशन करेंगे? उसे ट्रेनिंग के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल को तैयार तो किया जा सकता है किसके द्वारा?
ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपर्टीज के द्वारा, स्किल्स के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा और उसकी नॉलेज के द्वारा, ठीक है, तब तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट, ठीक है, फिजिकल कैपिटल, इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल प्राइवेटली बेनिफिटेड करता है। ह्यूमन कैपिटल किसको करता है? प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट दोनों को ध्यान में रख के बेनिफिट करता है। समझ में आया बच्चों? इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। ह्यूमन कैपिटल जो प्राइवेट भी वेलफेयर करता है, बेनिफिट देता है, और सोशल भी वेलफेयर करता है। वो समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस। चलिए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रीफली बताते जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव द स्किल्स, education and experience which are critical for the economic and political development of the country. In other words, human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over the time. Human capital फॉर्मेशन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों में किसको बढ़ाया जाता है? स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी देश के विकास को बढ़ा सकें। समझ में आया? तो ये था आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, यहाँ पर एक और परिभाषा दी गई है। जीएम माइनर एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये परिभाषा दी है। GM Mayer defines human capital formation as a human capital formation is a process of acquiring and increasing the number of persons who have a skill, education and experience which are essential for economic and political development of a country. किसी भी देश के political और economic यानी कि आर्थिक एंड राजनीतिक विकास के लिए उस देश के लोगों में स्किल्स यानी कि उनकी स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को बढ़ाना ही क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप इसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों क्या क्या साधन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने के? तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको थोड़े शॉर्ट में बताए थे कि क्या क्या साधन है जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, वो हम ब्रीफली यहाँ पर पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरीके का निवेश करना ही हमारे किसी भी देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। There are several other sources as well as investment in health, on-job training, migration and information are the other sources of human capital formation. तो जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी भी देश के अंतर्गत किसी भी देश में और भी अदर साधन है जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को किया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, लोगों में हेल्थ में इन्वेस्ट करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, माइग्रेशन करना, इंफॉर्मेशन के लिए एक्सपेंडिचर करना। तो ये सारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस हैं, साधन हैं जिसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। दीज सोर्सेज आर डिस्कस्ड बिलो। तो नीचे यहाँ पर आपको ब्रीफली डिस्कस करे गए हैं, अब मैं इनके बारे में आपको ब्रीफली बताने जा रहा हूँ। Expenditure on education. The education expenditure is an important sources of human capital formation as it is the most effective way on enhancing and enlarging the productive workforce in the country. Nation and the individual invest in the education with the objective. तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में शिक्षा में खर्चा करना एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि हमारे देश में उत्पादन स्तर को या उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, लोगों में एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो बहुत से देशों को अपने देश की शिक्षा नीति पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो क्यों इन्वेस्ट करती है, उसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव होते हैं।
कोई भी देश शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए इन्वेस्ट करता है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं वो यहाँ पर है। देखो, इंक्रीजिंग दियर फ्यूचर इनकम। किसी भी इंसान, किसी भी देश का अपने नेशन के इंडिविजुअल्स पे एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने का मेन मकसद होता है ताकि उस देश की फ्यूचर इनकम्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेटिंग टेक्निकल स्किल एंड क्रिएटिंग मेन पावर वेल सुटेड टू इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी thus sustaining the rapid economic development। किसी भी देश के आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए उस देश में मैन पावर्स को क्रिएट करना, टेक्निकल स्किल्स को क्रिएट करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके लोगों में लेबर्स के अंतर्गत क्या कराना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराना ही मेन मकसद रहा है। टेंडिंग टू ब्रिंग डाउन बर्थ रेट which is turn brings decline in population growth rate. It makes more resources available per person। तो जैसा कि आपको पता है देश में साधन लिमिटेड हैं और हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं इंसानों को में एजुकेशन में, शिक्षा में इन्वेस्ट करके कोई भी देश क्या करता है, देश के बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहता है जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोका जा सके और देश में अवेलेबल जितने भी साधन हैं वो सभी लोगों तक पहुंच सके, पर पर्सन साधनों की संख्या सीमित हो सके, हर एक इंसान को हर फैसिलिटी मिल सके, इसीलिए देश में एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा जाता है। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन ऑल्सो रिजल्ट अ सोशल बेनिफिट सिंस इट इज स्प्रेड टू द अदर्स। शिक्षा जब सोशल बेनिफिट्स, शिक्षा का सोशल बेनिफिट भी दिखता है क्योंकि वह दूसरों को भी समझाती है और दूसरों में भी फैलाई जा सकती है जिससे कि लोगों में जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके और देश में इनकम्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये थे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। पहला फैक्टर था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, तो सेकंड जो रिसोर्सेज है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्यों करा जाता है। हेल्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अ सिक लेबरर विदाउट एक्सेस द मेडिकल फैसिलिटी इज कंपेल्ड टू abstain फ्रॉम द वर्क and there is a loss of productivity. The various forms of health expenditure are preventive medicine and curative medicine, social medicine and provision of cleaning, drinking water and etc. तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि एक्सपेंडिचर करा जाता है क्यों, हेल्थ पे इसलिए एक्सपेंडिचर करा जाता है। हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, किसी भी देश के सपोज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हेल्थ। क्यों, क्योंकि अगर वर्कर क्या होगा, अगर एक वर्कर को अच्छी कंडीशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो बीमार पड़ेगा और बीमार होने के कारण वो जॉब से एब्सेंट रहेगा जिससे प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी और जितनी कम प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा उसका लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा। ठीक है, और देश की प्रोडक्टिविटी यानी कि इनकम में कमी आएगी। ठीक है, तो जो वेरियस फॉर्म है हेल्थ एक्सपेंडिचर का वो क्या क्या है, लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रोवाइड कराना, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, क्यूरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड कराना, सोशल मेडिसिन प्रोवाइड कराना, क्लीनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो इन सारी चीज़ों के प्रावधान यानी कि प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन सभी को एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट है ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो बच्चों अब थर्ड रिसोर्सेज आता है। पहला महत्वपूर्ण रिसोर्सेज था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सेकंड था आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और अब आ जाता है थर्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो बच्चों किसी भी देश में सबसे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज रिटर्न इन द सच ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी इन मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। Firms spend huge amount on giving on-job training for their workers. It may be in the different form, like a worker may be trained in the firm itself.
under the supervision of skilled worker or can be sent for off-campus training. The firms then said that insist that worker should work for at least some time in that company for so that they can recover the benefits of an enhanced productivity owing to the training. ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है बच्चा, आप सभी जानते हैं, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ऑन जॉब ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन है जिससे कि लोगों की लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ पहले ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि लोगों की प्रोडक्टिविटी स्किल्स को बढ़ाया जा सके, लोगों को उस चीज की स्किल्स और क्या पढ़ाया जा सके, उनके अंदर नॉलेज को बढ़ाया जा सके जिससे कि वो नए नए साधन खोज सकें। तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के नए नए साधनों को वो खोज सकें। तो उन्हें क्या करा जाता है, जितने भी हमारे कॉलेज से आए स्टूडेंट होता है, आपने देखे होंगे जो फ्रेशर्स होते हैं, कंपनी क्या कहती है, पहले उन्हें ट्रेनिंग पीरियड पे रखती है। ट्रेनिंग पीरियड में यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का मेन मकसद ये होता है बच्चों, उनके अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज की जो कमी होती है उन्हें क्या रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है सुपरविजन में। किसके सुपरविजन में? स्किल्ड वर्कर्स के सुपरविजन में रखा जाता है, उनसे काम कराया जाता है जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी और तेजी से बढ़ जाए। ठीक है, उन्हें कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि उन्हें अपने कैंपस से बाहर जाना होता है, किसी दूसरी जगह जाके प्रैक्टिकली रूप में काम करना पड़ता है जिससे कि एक्चुअल वर्क में वो कितनी स्पीड से काम कर सके उस चीज का उन्हें ज्ञान हो जाए। फिर क्या करती है, जब वो कंपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देती है, उनका ट्रेनिंग पीरियड ओवर हो जाने के बाद उन्हें अपने यहाँ काम दे देती है, अपनी कंपनी में काम दे देती है, और उस एनहांस प्रोडक्टिविटी से कंपनी वो ट्रेनिंग का सारा खर्चा रिकवर कर लेती है। यानी कि अपने देश में, किसी भी देश में किसी भी कंपनी अगर कोई वो प्रोवाइड करा रही है ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो उसका मकसद यही होता है कि ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत, यानी कि इंसानों के अंतर्गत जो लेबर आ रही है, लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा जाए। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग उन्हें दी जाए जिससे कि ज़्यादा तेजी से वो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। तो ये था हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग बेटा। 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, माइग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइग्रेशन। पीपल समटाइम माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब दैट फेच देम हायर सैलरी दैट देन व्हाट दे मे गेट इन देयर native place. It includes migration of the people of rural area to urban area in India. Unemployment is the reason for the rural urbans migration in India. Technically qualified people migrate from one country to another country in order to get higher salary. तो बच्चों आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अच्छी जॉब के चक्कर में, ठीक है, हायर सैलरी के चक्कर में। तो जहां पर वो काम कर रहे होते हैं वहां पर अगर उन्हें कम सैलरी मिल रही होती है, वो अच्छी जगह पर जहां पर उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही होती है वहां पे वो माइग्रेट कर जाते हैं। और यही कारण होता है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कहाँ भारत में मूव करते हैं, शहरों की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार के साधन अच्छे नहीं हैं। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो आपने देखा होगा हमारे देश से, एक देश से दूसरी देश में चले जाते हैं जहां पर उन्हें अच्छी से अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल जाए और उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। तो जितनी भी स्किल्ड लेबर होती है उन पे जो खर्चा किया जाता है भारत में, वो क्या होता है, अगर वो लोग होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे। तो ये माइग्रेशन था। ठीक है, माइग्रेशन पे भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं और देन उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं वो, बेटर शिक्षा के लिए क्या करते हैं, गांव से शहरों में चले जाते हैं, शहरों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके स्किल्ड लेबर जब उसमें स्किल्ड हो जाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, अच्छी जगहों पर मूव कर जाते हैं। तो ये था माइग्रेशन।
नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, पीपल सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज अवेलेबल इन द डिफरेंट लेबर मार्केट so that they can choose the right job. Expenditure incurred for acquiring information regarding labor market and other market like education and health have also become an important source of human capital formation. तो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है. क्यों? क्योंकि क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, अलग अलग मार्केट्स की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ फैसिलिटीज़ का अलग अलग कंपनीज में कैसे मिल रही है, तो वो खर्चा करते हैं. ठीक है, किस जगह पर उन्हें ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा जिससे कि अच्छी से अच्छी वो जॉब पा सकें और राइट प्लेस पे जाके अच्छा पैसा कमा सकें, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें. तो इस पे जो एक्सपेंडिचर लोगों द्वारा किया जाता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम में आता है. तो एक्सपेंडिचर किस तरीके से काम आता है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेबर मार्केट में अपने सैलरीज, एजुकेशन और हेल्थ स्तर को यानी कि मेजर करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सैलरी मिल रही है, किस तरीके से वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, जिससे कि लोग अच्छी से अच्छी जॉब पा सकें. समझ में आया बच्चों? तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. 5 मैंने बताया: एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. तो ये 5 पॉइंट थे. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के आर्थिक विकास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो चलिए, पहला पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग अगो. भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत के अंतर्गत यानी कि भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था. द 7th 5-year plan says human resources development has necessary to be assigned a key role of any development strategy, particularly a country with a large population. किसी भी देश की लार्ज पॉपुलेशंस में अगर किसी हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो ज़रूरी है, अगर इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो उसकी ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज को डेवलप करना अत्यंत आवश्यक है. द फॉलोइंग पॉइंट्स शो क्लियरली द इंटरडिपेंडेंस अमंग द टू. और यही 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिखाए हुए जो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस को बताते हैं. हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल की हायर प्रोडक्टिविटी कैसे की जाती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा ही की जाती है. तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल एज स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड वर्कर कैन हैंडल मशीन एंड टेक्निक better than the unskilled workers. This increased productivity, hence the production in leads to the economic growth. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है किसी फिजिकल कैपिटल एरिया में, तो आपने देखा होगा ह्यूमन कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी किसकी? फिजिकल कैपिटल की. क्यों? अगर हम अनस्किल्ड लेबर से काम कराएंगे वो उतनी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उतनी स्पीड में काम नहीं कर पाएगा या उतनी कैपेसिटी में काम नहीं कर पाएगा जितना कि एक इन कंपैरिजन टू स्किल्ड वर्कर. स्किल्ड वर्कर बहुत तेजी से काम करेगा क्योंकि उसे उस चीज़ की नॉलेज है. सेकंड, वो एक्सपीरियंस है और उसे टेक्निक्स को पता है और मशीनों का यूज़ करने का पता है. इसी कारण वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के साथ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना सहायता प्रदान करेंगे. ठीक है, समझ में आया? तो ये एक दूसरे से मिले जुले पॉइंट हैं कि ह्यूमन कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. इनोवेटिव स्किल्स. Human capital facilitates innovation of new method of production and this increases the rate of economic growth in the form of increase
इन जीडीपी। किसी भी देश की जीडीपी इंक्रीज होने में और किसी भी देश की आर्थिक आर्थिक व्यवस्था में विकास के कारण वृद्धि की दर को अगर बढ़ाना है तो उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इनोवेशन और न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का होना अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जैसे ही ह्यूमन कैपिटल फैसिलिटेट हो जाती है वो अपने नए नए आइडिया से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और जिससे कि हमारे देश की या किसी भी देश की जीडीपी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू अ हायर employment rate. With increase in employment, the productivity rises. Also increase the employment opportunity, also increases the level of income, and it helps in reducing inequality of wealth. Both increases in employment rate and decreases the income inequality are pointer of the economic development. देखो, जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जितने ज़्यादा लोग क्या करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट होंगे, उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल बढ़ जाएंगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी स्किल बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो अपनी इनकम्स को बढ़ा पाएंगे, अपने इनकम के स्तर को बढ़ा पाएंगे, जिससे कि जीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों में इनकम इनइक्वालिटी खत्म होती चली जाएगी। तो यही कारण है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे और लोगों में इक्वालिटी आएगी, क्योंकि इनकम का स्तर हर जगह सेम होगा। Bring positive outlook. The process of human capital formation brings a positive outlook to the society, which is the different of orthodox and traditional way of thinking. Hence, increases the rate of participation in workforce, causes increase in the level of production. तो जैसा आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, एक समाज में क्या होता है, एक पॉजिटिव आउटलुक बढ़ता चले जाता है। लोग अपनी रूढ़िवादिता से छोड़कर, अपने ट्रेडिशनल वे को छोड़कर, जो सोचने का नज़रिया है लोगों का पुराना रूढ़िवादी स्तर है, उस चीज़ को छोड़ देते हैं और लोगों का जो उत्पादन स्तर होता है, लोगों का वर्क फोर्स जो होता है अपने उत्पादन स्तर की तरफ वो बढ़ता चले जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, उनको नॉलेज हो जाती है, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको स्किल बढ़ जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण हमारे लोगों में क्या होता है, एक पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस चैप्टर की सेकंड वीडियो के साथ। इफ यू हैड एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस chapter, you can ask me through my WhatsApp number or email ID. Thank you.